प्रिय विद्यार्थियों, हम आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास पर बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने प्रयोगवाद पर चर्चा की थी। आज हम नई कविता के बारे में बात करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद के बाद जिस नई काव्य धारा का परिवर्तन होता है उसे नई कविता का नाम दिया जाता है। नई कविता की संज्ञा से उन कविताओं को अभिहित किया गया है जो स्वतंत्रता के पश्चात उत्पन्न तत्युगीन परिस्थितियों से प्रसूत नई मन स्थितियों, नए भावबोध, नए मूल्यों के अन्वेषण एवं नवीन शिल्प विधान से युक्त थी। इस के आधार पर हम देख सकते हैं कि नई कविता जो है वह आजादी के पश्चात 1950 के पश्चात लिखी गई और 1951 में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगेय जी के संपादकत्व में द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और द्वितीय तार सप्तक को ही प्रयोगवाद और नई कविता का संधि स्थल कहा जाता है। नई कविता का जो नामकरण है वह भी नगेय जी द्वारा एक रेडियो साक्षात्कार में किया गया था, परंतु नई कविता की काव्य सिंहासन पर विधिवत जो अभिषिक्ति है वो डॉक्टर जगदीश गुप्त एवं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में सन 1954 में प्रकाशित अर्धवार्षिक पत्रिका, जिसका नाम नई पत्रिका था, उससे माना जाता है। तो 1954 से जो नई पत्रिका प्रकाशित हुई उसी से नई कविता का काव्य धारा का सूत्रपात होता है। नई काव्य धारा, नई कविता को जानने के लिए हमें नई कविता के संबंध में जो विभिन्न इतिहासकारों, समालोचकों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन जरूरी है। यद्यपि विभिन्न विद्वानों की परिभाषा में विविधता है, कारण यह है कि नई कविता का जो विषय फलक है वो बहुत विस्तृत है, बहुआयामी है और कोई भी परिभाषा अपने आप में सर्वांग पूर्ण नहीं है। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने सामान्य परिभाषा देते हुए बताया था कि नई कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए मूल्यों, नए भावबोधों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। स्वतंत्रता के बाद स्थितियां बदलती है और उन परिवर्तित स्थितियों के कारण परंपरागत मूल्यों का विघटन होता है और उन नए मूल्यों के अनुरूप नए भावबोधों का और नए शिल्प विधान का से युक्त जो कविता है वो नई कविता है डॉक्टर रामदरस मिश्र के अनुसार। मुक्तिबोध ने नई कविता को परिभाषित करते हुए लिखा था कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है और नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। नई कविता का जो विषय वस्तु है वो विस्तृत है क्योंकि ये जीवन की विविधता के प्रति एक जागरूक व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। कीर्ति चौधरी ने नई कविता की परिभाषा देते हुए लिखा है कि नई कविता नए विषयों पर लिखी जा रही है या पहले के विषयों को नए ढंग से कहना चाहती है, लयात्मक या मुक्त छंदों में होती है, समाज और व्यक्ति की जटिल समस्याओं का अंकन करती हुई प्रगतिशील या सिद्धांत प्रदान होती हुई भी अपने आप को भावात्मक दिखाना चाहती है, उक्ति सरीखी लगती है पर गवई गांवों के शब्दों का प्रयोग करती है, भगनता या विषाद व्यक्त करती है पर आस्था व निष्ठा का संदेश देती है। कीर्ति चौधरी की
इस परिभाषा से अपन समझ सकते हैं कि एक तो नई कविता थी, उसकी विषय वस्तु नई थी और विस्तार थी। दूसरी, इस कविता में व्यक्ति और समाज केंद्र में रहे हैं और दोनों की जटिल समस्याओं का अंकन जो है इसमें किया गया है। भले वो सैद्धांतिक ही हो, परंतु भावात्मकता भी उसमें प्रदर्शित हुई है। सूक्ति रूप में लिखी हुई लगती है, पर शिल्प पक्ष की दृष्टि से इसमें जो है एक तो लयात्मकता है, मुक्त छंदों का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही गांव ग्रामीण बोलचाल के देश शब्दों का प्रयोग नई कविता में हुआ है। निराशा हताशा का भाव इसमें है, परंतु जीवन के प्रति आस्था व निष्ठा का संदेश भी नई कविता में है। तो हम कह सकते हैं कि वैसे तो नई कविता जो है वह विषय वस्तु और शिल्प दोनों की दृष्टि से नवीन है, और नई कविता ने जो है चिरंतन मानवीय मूल्य है उनको युगीन संदर्भों में प्रस्तुत किया है। नई कविता में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रस्तुति हुई है, जिनको हम नई कविता की विशेषताओं में आगे देखते हैं। नई कविता के कवियों की बात करें तो नई कविता के कवियों की सूची विस्तृत हो सकती है। प्रमुख कवियों में अपन ये मान सकते हैं अगेई ऋचा कुमार माथुर, क्योंकि प्रयोगवादी कविता के कवि ही नई कविता के भी कवि, और नई कविता एक तरह से प्रयोगवाद का ही विस्तार है। वो प्रयोगवाद से वस्तु रूप और छवि, वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में प्रयोगवाद का विस्तार उसमें दृष्टिगत होता है, यद्यपि कुछ विशिष्टता भी है। तो प्रयोगवाद के कवि जो है वो नई कविता के कवि हैं। अगेय है, गिरिजा कुमार माथुर है, धर्मवीर भारती है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, भारत भूषण अग्रवाल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रघुवीर साय आदि नई कविता के कवि हैं। अब नई कविता की प्रवृत्तियों के बारे में अपन बात करें तो पहले भाव पक्ष को देखते हैं, और भाव पक्ष के अंतर्गत हम नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसके अंतर्गत नवीनता को रख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि नई कविता विषय वस्तु और शिल्प दोनों ही दृष्टि से नवीनता के आग्रह से युक्त है। तो नई कविता में नयापन है, और ये नयापन भाव भाषा विषय वस्तु शिल्प सभी दृष्टियों से परंपरा से विच्छेद के रूप में हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति अदम्य आकर्षण ने कवियों को नए सृजन के लिए बाध्य किया, और नई कविता के कवि स्वतंत्रता के पश्चात की नई स्थितियों के अनुरूप नए मूल्यों की स्थापना को उत्साहित है और पुरातन को विस्मृत करना चाहते हैं, पुरातन को भुलाना चाहते हैं। मुद्रा राक्षस की ये दो पंक्तियां, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छूलें। तो ये जो पंक्तियां ये कह रही हैं कि नई कविता के जो कवि है, नई परिस्थितियां जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई है उनके अनुरूप नए मूल्यों उनकी स्थापना के लिए और उन नए मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए नए शिल्प विधान की बात वो नई कविता में करते हैं, और नवीनता के प्रति आग्रह के कारण ही नई कविता के जो कवि है उन्होंने नए नए विषयों का चुनाव किया है। तो नवीनता जो है वो नई कविता की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। दूसरी है जीवन के प्रति आस्था। नई कविता में जीवन के प्रति आस्था का स्वर भी प्रमुखता से व्यक्त हुआ है। नई कविता का जो कवि है वह
जीवन की सारी विद्रूपताओं और विषमताओं के बावजूद भी जीवन में उल्लास और आशा की खोज करता है। कारण यह है कि नई कविता के कवि का अपने व्यक्तित्व पर विश्वास है, उसे अपने भुजबल पर विश्वास है और कठिन से कठिन विपदा में भी अपनी आस्था के बल पर उसे सहन करने और दूर करने का भाव जो है नई कविता के कवि में दिखाई देता है। अपन गिरजा कुमार माथुर की ये पंक्तियां देख सकते हैं जिनमें जीवन के प्रति आस्था का भाव व्यक्त हुआ है। क्योंकि हमने भुजबल से अपना मार्ग प्रशस्त बनाया, दुखों से कर युद्ध, परिस्थितियों से लड़कर और जूझ कर भारी से भारी अंधड़ से अपना ऊंचा सिर न झुकाकर, केवल मिथ्या आदर्शों से नहीं कोटि रंगीन कल्पनाओं से, किंतु जिंदगी की मिठास का रस लेने को हमने कटुता से खुलकर संघर्ष किया है। हमने कटुता से खुलकर संघर्ष, तमाम तरह की विद्रूपताओं विसंगतियों से ये जो कवि है वो संघर्ष करता है जीवन की मिठास का आनंद लेने के लिए। लघु मानव की प्रतिष्ठा, लघु मानव की कल्पना नई कविता का एक नवीन मौलिक नूतन स्वर है। यहाँ लघु मानव का आशय उस व्यक्ति से है, सामान्य मनुष्य से है, जो अपनी संपूर्ण संवेदना, क्षुधा, तृष्णा, कुंठा और संतरास को लिए हुए सदैव उपेक्षित रहा है और उपेक्षा की स्थिति में उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंची है। इस आहत स्वाभिमान को नई कविता फिर से सहज रूप में प्रतिष्ठित करना चाहती है और लघु मानव में ऐसी अदम्य जिजीविषा और उत्साह शक्ति नई कविता में दिखाई गई है कि वो चाहे तो इतिहास को भी मोड़ सकता है। यद्यपि नई कविता का जो लघु मानव है वह कोई मानवेतर प्राणी नहीं है, वह मानवीय है, परंतु अपनी सीमित शक्ति के बावजूद वो अपनी सीमित शक्ति को किसी प्रकार की पराजय का कारण नहीं मानता है, बल्कि समय पड़ने पर वो समस्त चेतना से किसी भी बड़े संकट के विरुद्ध खड़ा होने का साहस रखता है। वह अपने अस्तित्व का खुद वाहक है, परंतु अपने अस्तित्व का वाहक होने पर भी वो किसी प्रकार से समष्टि का विरोधी नहीं है। उसका जो विरोध है वह सामाजिकता से नहीं है, बल्कि समाज में जो फैली हुई मूल्यहीनता और अलोकतांत्रिक पद्धति है उससे है। तो नई कविता जो है वह लघु मानव के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना करती है जो अपनी तमाम लघुताओं के बाद, तमाम अपनी सीमाओं के बावजूद भी जो है इतिहास को मोड़ने की, समय को बदलने की ताकत रखता है, जज्बा हौसला रखता है। और इसी की बात अपन धर्मवीर भारती की अपन इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब में रथ का टूटा पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूं, मैं रथ का टूटा पहिया, रथ का टूटा हुआ पहिया लघु मानव का प्रतीक है। और वो बड़े बड़े महारथियों के ब्रह्मास्त्रों से भी जो है
लोहा लेने के लिए अपने आप को तत्पर प्रस्तुत करता है। तो ये उसकी अदम्य जो जिजीविषा है। क्षणबोध की अभिव्यक्ति। नई कविता में क्षणानुभूति को महत्व दिया गया है। क्षणबोध की अभिव्यक्ति ही नई कवियों के लिए सत्य है, और इन कवियों ने जीवन को क्षण संवेदना से भरा हुआ माना है, और उसी क्षण में वो जीवन के सुख दुख की अनुभूति करते हैं, और उन्हीं क्षणों से जीवन जो है सतत परिवर्तनशील होता है। प्रत्येक क्षण जो है अपनी अनुभूति में, अपनी सीमा में गहन अनुभूति युक्त होता है, और इसी कारण नई कविता में क्षणानुभूति के अभिव्यक्ति को पर्याप्त महत्व दिया गया है। क्षणों में जो विभक्त जीवन है, उसकी व्यथा है, उसका उल्लास है, उसका आनंद है, कोई भी जो सत्य है इनमें से छोटा नहीं है। वह क्षण जो संपूर्णता से युक्त है, सृजन का क्षण है, उसी को कवि जो है महत्व देता है। क्षणबोध की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में देखी जा सकती है कि एक क्षण क्षण में प्रवाहमान व्याप्त संपूर्ण। क्षण क्षण में जो है संपूर्णता को ये कवि देखता है कि क्षण क्षण से ही जो है जीवन की संपूर्णता बनती, और इससे कदापि बड़ा नहीं था महाअंबुधि जो पिया था अगस्त्य ने एक क्षण। अगस्त्य ने अम्बु सागर का जब पान किया था वो एक क्षण किया था, और उस क्षण से बड़ा जो है सागर कभी नहीं था। तो उस क्षण में क्या होती है, संपूर्णता व्याप्त हो जाती है, और इसी कारण वो अस्तित्व का जो वो क्षण है, होने का अस्तित्व का अजस्र अद्वितीय क्षण है। तो क्षणानुभूति क्षणबोध की अभिव्यक्ति नई कविता में दृष्टिगत होती है। फिर है बौद्धिकता। नई कविता जो है उसकी परंपरागत कविता से भिन्नता इस रूप में भी है कि परंपरागत कविताएं जो है वो भावुकता प्रधान थी, जबकि नई कविता जो है वो बौद्धिकता प्रधान है। और नया जो कवि है वह भावनाओं की कैद से, जेल से छूट करके बुद्धि के दुर्ग में बैठ करके शब्दों का ताना बाना बुनने में, शब्दों के साथ क्रीड़ा करने में विश्वास रखता है। नया कवि जो है वो पाठक के हृदय को झंकृत करने के स्थान पर उसकी बुद्धि को झकझोरने में अधिक रुचि दिखाता है। इस बौद्धिकता प्रधान दृष्टिकोण के कारण नई कविता में जो है रागात्मकता का ह्रास हुआ है, और उसमें विचारात्मकता की प्रधानता हुई है। बौद्धिकता की अभिव्यक्ति जो है देवराज की पंक्तियों में, मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही, मेरी अत्र के शक्ति जल थल समीर व्योम विद्युत को चाप रही। भौतिक जो आविष्कार है, भौतिक उन्नति जो है, उसका उल्लेख इन पंक्तियों में। मानवतावाद। नई कविता का स्वर मूल रूप से सभी प्रकारों के वादों से मुक्त होकर के केवल मानवतावादी है। रौंदी गई उपेक्षित मानवता, वंचितों के प्रति सहानुभूति का जो भाव है वो नई कविता में दृष्टिगत होता है, और नई कविता के कवि जो है वो सभी के प्रश्न, सभी अपने आगोश में लेकर के चलता है, और आम जन के उपेक्षित व्यक्ति के भी प्रश्नों की, ईश्वर की अभिव्यक्ति नई कविता में करता है। जैसे आज दुनिया के करोड़ों आदमी सह रहे हैं धूप सर्दी और नमी, जिंदगी का एक भी साधन नहीं, बस तपती धूप
है और सावन नहीं। उपेक्षित जो जन समुदाय है उसके प्रति सहानुभूति का भाव इन पंक्तियों में दिखाई देता है। मानवतावादी दृष्टिकोण की इसमें अभिव्यक्ति हुई। यथार्थवादी दृष्टिकोण नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है। नए कवि का दृष्टिकोण यथार्थवादी है और जीवन को वो उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। यही कवि का उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि कविता की चाहे विषय वस्तु हो, प्रतीक हो, उपमान हो, भाषा हो, वह सभी यथार्थ पर आधारित है। और ये जो युग था वो उद्योग प्रधान था, तो वैज्ञानिक युग की जो झलक है वह नई कविता में दिखाई देती है। उसका भी एक प्रमुख कारण जो है इसकी यथार्थवादी दृष्टि ही है। यांत्रिक सभ्यता वर्तमान युग का धर्म है, जिसकी अभिव्यक्ति यथार्थ रूप में नई कविता में डॉक्टर जगदीश गुप्त की इन पंक्तियों में देखी जा सकती है कि इस युग के सियाराम शुदा हो। इस युग में नए सियाराम का अवतार हुआ और वो है शुदा और काम और तृष्णा इस युग में जिस तरह से बढ़ गई है उस है इस जगदीश गुप्त ने उनकी उपमा जो है सियाराम से की है। फिर नीचे कहते हैं कि मानव के तिमिरग्रस्त चिंतन के भानु इंदु यंत्र बाहु, यंत्र चरण, यंत्र हृदय, यंत्र बुद्धि, सब कुछ यंत्रित, केवल इच्छाएं अन्य। इस युग में मानव यंत्रवत बन गया है और मूल्य जो है वो पतित हो गए हैं। केवल इच्छाएं जो है वह अनियंत्रित रह गई। आधुनिक युग बोध नई कविता में आधुनिकता बोध की पहचान है की अभिव्यक्ति हुई है और आधुनिकता बोध से आश्रय है कि परंपरागत रूढ़ियों और परंपराओं से भिन्न नवीन दृष्टिकोण। नए कवियों की जो आधुनिकता है वह परिवर्तनीय है, जो परंपरागत रूढ़ियों परंपराओं को परिवर्तन एवं मनुष्य स्वतंत्रता का विकास साधने नहीं देती है। जो परंपराएं और रूढ़ियां मनुष्य की स्वतंत्रता और परिवर्तन में बाधक है, उनका विरोध नई कविता में है। आधुनिकता बोध व्यक्ति को अपने परिवेश को संवारने की दिशा में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से सही दायित्व निभाने की ओर अग्रसर करता है, प्रेरित करता है। और नई कविता में जो ये आधुनिकता बोध है वह परंपरा विरोधी नहीं है, बल्कि व्यवस्था मूलक मुक्ति की भावना ही इसमें प्रधान रूप से अभिव्यक्त हुई है। आधुनिकता बोध में संकीर्णताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके मूल में जो है मानवतावादी दृष्टिकोण है। जैसे आगे की पंक्तियां की दुख सबको मांसता है और चाहे सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांसता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। तो मानवतावादी दृष्टिकोण से युक्त आधुनिक भावबोध जिसमें शोषण का विरोध है और समानता की एक तरह से दृष्टि जो है वो इसमें अभिव्यक्त हुई है। लोक संपृक्तता या लोकोन्मुखता भी नई कविता की एक विशेषता है। नई कविता लोक सहज लोक जीवन के बहुत नजदीक है और नया कवि लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। नए कवियों ने लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध आदि को उदार मानवीय भूमि पर नई कविता में प्रस्तुत किया है। और नई कविता में जो बिंब है, प्रतीक है, शब्द है, उपमान है, वह लोक जीवन से लिए गए हैं और इसी कारण नई कविता जो है वो अधिक संवेदनापूर्ण और सजीव बन गई है। गिरिजा कुमार माथुर की ये पंक्तियां जो है लोक जीवन की जो एक
चित्र है वो खींच दिए कि बीज पेड़ों की कटन में है पड़े दो चार छप्पर, हांडिया मछिया कटोती, लट्ट गूदड़ बेल भक्कर, राग गोबर चरी आंगन, नेजा रस्सी हल कुलाड़। ये जो है एक साधारण व्यक्ति की जीवन का चित्र जो है इसमें खींचा गया है, और शब्द जो है वो बिल्कुल देशज लोक जीवन से बोलचाल के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। व्यंग्य परकता, व्यंग्य परकता भी नई कवियों में दृष्टिगत होती है। नया कवि जहाँ भी व्यवस्था के प्रति असंतोष से भर उठता है उसके प्रति वो व्यंग्य कसता है। डॉक्टर जगदीश कुक ने लिखा भी है कि नवलेखन में एक प्रधान जो स्वर है वह व्यंग्य और विद्रूप का है, जिसका संबंध देश की विषम परिस्थितियों तथा मूल्यहीनता की दयनीय दशाओं से है। समाज में जो विसंगतियां विद्रूपताएं दिखाई देती है तो नया कवि सुधार की अपेक्षा से उन पर व्यंग्य कसता है। शासन तंत्र व व्यवस्था के खोखलेपन पर व्यंग्यपन इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि मैं असभ्य हूँ क्योंकि खुले नंगे पांव चलता हूँ, आप सभ्य हैं क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर, आप सभ्य हैं क्योंकि आग बरसा देते हैं ऊपर। सेल्फ पक्ष की बात करें तो नई कविता की जो भाषा है वह नए संस्कार से युक्त है, और नई कविता की भाषा की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है साधारण बोलचाल की लोक भाषा के, उस लोक भाषा के निकट है। यद्यपि लोक भाषा के अतिरिक्त उसमें तत्सम अंग्रेजी उर्दू व जनपदीय बोली के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। फिर भी नई कविता में लोक संपृक्तता के कारण देसी गांव गंवई बोली का प्रयोग अधिक हुआ है। छंदों की बात करें तो नई कविता मुक्त छंद में रचित है, और लंबी कविता भी नई कविता के दौर में देखने को मिलती है। जैसे अज्ञेय की असाध्य वीणा है, नरेश मेहता की समय देवता है, मुक्ति बोध के अंधेरे में आदि नई कविता दौर की लंबी कविताएं हैं। पौराणिक कथाओं या मिथकों को आधार बना करके नई कविता के काल में नए प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, जिनमें मिथकों की या पौराणिक पात्रों की आधुनिक युग संदर्भ में एक नवीन व्याख्या, नवीन अर्थ जो है वो किया गया है। प्रत्येक योजना नई कविता में जो है वो परंपरागत व नवीन प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। बहुत सी कविताओं का शीर्षक ही प्रतीकात्मक है, जैसे अज्ञेय की सांप, बावरा हेरी, मुक्ति बोध की ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, ये सभी प्रतीकात्मक शीर्षक से युक्त है। इनमें ब्रह्म राक्षस जो है वो वर्तमान में बाह्य आंतरिक संघर्षों के बीच पीड़ित मानव का प्रतीक है, तो लकड़ी का रावण जो है शोषक सत्ता का प्रतीक है। बिंब विधान की बात करें तो नई कविता में बिंबों की भी प्रचुरता है, बिंबों का भी भरपूर प्रयोग हुआ है। शब्द गंध रस स्पर्श आदि से संबंधित बिंब नई कविता में बखूबी प्रयुक्त हुए हैं। प्रतीकात्मक बिंबों का प्रयोग नई कविता में सर्वाधिक हुआ है। जैसे मुक्ति बोध की इन पंक्तियों में भूमि की सतहों के बीच बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा है एक, या मानव हृदय की जटिलता को गुहा के बिंब के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया, जो प्रतीकात्मक बिंब है। नवीन उपमान योजना, नई कविता में प्रयुक्त उपमान जो है जीवन के
बदलते नवीन परिवेश से ग्रहण किए गए हैं और उपमानों की नवीनता नई कविता में दृष्टिगत होती है। इन सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त भी जो नई कविता है उसमें जीवन और जगत के सभी विषयों तक उसकी विस्तृति, तथ्य की व्यापकता, अनुभूति की प्रामाणिकता या सच्चाई, परिवेश के प्रति उसकी सजगता, मानव मूल्यों के विघटन की पुकार, वाद मुक्ति आदि नई कविता की प्रवृत्तियों में शुमार की जा सकती है। तो नई कविता का जो वर्णीय क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है और उसका शिल्प विधान भी नवीनता से युक्त है। धन्यवाद।